किताब है एम कसोल। ये लिखी है आदित्य कांत, जो कि मेरे मित्र भी हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। आदित्य, वेलकम। थैंक यू थैंक यू सो अ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये जर्नी है फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट टू अ राइटर, ये कैसी रही? मच। एक्चुअली जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और काफ़ी चैलेंजेस रहे शुरू में, बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट तो काफ़ी ज़्यादातर हम लोग फैक्ट्स ही रिपोर्ट करते आए हैं, और जब तुम फिक्शन में लिखने के लिए तुम्हें एक अलग माइंडसेट में जाना पड़ता है। तो इनिशियली जब मैंने कुछ चैप्टर्स लिखने शुरू किए तो मुझे लगा उसके बाद कि मैं इनको एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरह लिख पा रहा हूँ। तो ग्रेजुअली फिर मुझे उस पर काम करना पड़ा, मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली और अपना पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज किया। फिर उसमें ग्रेजुअली मेरा थोड़ा सा ग्रिप बनना शुरू हुआ और मुझे ये समझ आ गया कि ये बिल्कुल, हालांकि इसमें फैक्ट्स तो हमने इंक्लूड किए हैं, बहुत उनको फिक्शनलाइज किया है, लेकिन जो लिखने का ढंग है और जो उसको आप सोचते हो, जो उसको थोड़ा सा आप एक तरह से ग्लैमराइज करते हो और ड्रामेटाइज करते हो, वो उसके बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट में है जो एज ए जर्नलिस्ट आप करते हो। बिल्कुल। तो वो मुझे एक चेंज लगा और मुझे लगा कि आपको अगर एज ए फिक्शन राइटर बनना है तो आपको वो गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। जब आप न्यूज़पेपर में काम कर रहे हो आप फैक्ट्स पे स्टिक करोगे, जब आप फिक्शन लिख रहे हो तो इसके लिए आपको एक एंटायर डिफरेंट उसमें जाके, माइंड फ्रेम में जाके लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लिखने के लिए, मतलब ये चैलेंज तो है, मतलब इसको एक हडल थी जो मुझे क्रॉस करनी थी, जो मैं कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्स से देखने के बाद। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने ये बुक में कसोल ही को क्यों चुना है? कसोल एक हिल स्टेशन, एक छोटा-सा कस्बा या गाँव भी, जो भी, अब तो हाँ, कस्बा कह सकते हैं उसे। बिल्कुल। आपने इसे अपनी बैकग्राउंड में क्या वजह रही कि आपने चुना? हाँ, इसका मैं आपको जो बहुत सिंपल रीज़न तो एक सबसे है, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है और कसोल वैली जो है, मैं कुल्लू से बिलोंग करता हूँ, मेरे बिल्कुल ऑलमोस्ट घर के नज़दीक है। मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ, मैंने वहाँ की ज़िंदगी को बहुत क्लोजली देखा है। तो मुझे ये लगा कि मेरा ये कंफर्ट ज़ोन है। वहाँ की जो इनसाइट्स हैं, वहाँ की जो लाइफ़स्टाइल है, उसके बारे में मुझे कुछ इमेजिन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ऐसी नहीं थी। वो सब कुछ मेरे अंदर है, जैसे मुझे लगा है, मैंने वहाँ की लाइफ़ जी है। तो मुझे लगा कि क्योंकि पहली किताब है और वहाँ पे इतने सारे अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स हैं जो कि कभी बाहर नहीं आए हैं। तो एक तो मुझे ये लगता था कि मेरे कंफर्ट ज़ोन में है, दूसरा है वहाँ की लाइफ़स्टाइल और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर अभी तक नहीं आई हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना उसको फ़िक्शन के फॉर्म में लिखा जाए, और यही एक मेन रीज़न था। और वहाँ की कहानियों को बाहर निकाल के, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। तो वो मेरा मेन फ़ोकस उस पे था। तो यही एक वजह थी, प्राइमरीली जिसको आप कह सकते हैं। आदित्य, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी इस बुक में एक कैरेक्टर, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा अपने रीडर्स को, एक जो मेन कैरेक्टर राइटर है, हुँ। क्या कहीं वो उसमें आप अपने आप को देखते हो, या कहीं वो आप अपने आप से इंस्पायर, या कुछ आपके अंदर का कुछ वो अंश उसमें, या आपका है बिल्कुल, आपके अंदर? बिल्कुल, मैं तो ख़ैर मैं यही कहूँगा, मेरे ख़्याल से कोई भी राइटर जब लिखता है, वो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ़ से ही इंस्पायर्ड होते हैं। क्योंकि वो इमेजिन तो करते हो आप, उनमें चेंजेस भी लाते हो। तो मैं ये कहूँगा कि इनफैक्ट ये जो राइटर है, जब मैंने पहला चैप्टर लिखा तो मैं इसको खुद को ही इमेजिन करके लिख रहा था कि मैं उसकी सिचुएशन में हूँ, जो अबीर कैरेक्टर है, और मैं वहाँ जाके लिख रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने पहले भी बात की है कि मैं जब लिख रहा था तो वो एक जो राइटर्स ब्लॉक होता है, मुझे लगा कि वो आ गया था। मैंने अराउंड 20,000 के आसपास शब्द लिखे और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहानी को कैसे बढ़ाऊँ। तो वो मैंने उन वर्ड्स को अलग रखा हुआ है, वो मैं कभी बाद में यूज़ करूँगा। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाके जो मैं एज़ ए राइटर फ़ील कर रहा हूँ, वो मैं शुरू के चैप्टर में वही लिखूँ। तो अगर ये कहानी शुरू होती है तो जो राइटर है वो भी एक स्ट्रगल कर रहा है, उसकी असाइनमेंट है कि वो उसको मिली है एक क्राइम थ्रिलर लिखने की। तो शुरू में तो मैंने इसको अपने आप से रिलेट करके कहानी शुरू की। हाँ, बाद में इसके जो बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेरे बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मिलती है। कहीं थोड़ा बहुत अंश मेरा भी है। और आदित्य, और एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है आपके नॉवल में, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हुँ। आपके नॉवल में जो फीमेल कैरेक्टर्स जो नॉवल में हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दे आर लाइक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हुँ, उनको हुँ। वीक नहीं आपने दर्शाया, मतलब हुँ, उसको हुँ। कोई खास वजह या कारण कोई जानना हाँ, चाहूँगा? हालाँकि जो कैरेक्टर्स है, प्रोटैगनिस्ट है, वो कहीं जगह ऐसा लगता है कि वीक हो रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग वुमेन आके उसको कहीं न कहीं सेव कर रही है किसी तरह से। हाँ, इसका एक रीज़न जो मुझे लगता है सबकॉन्शियस में रहा होगा, वो ये है कि जैसे आप भी हिमाचल से हो, हम जानते हैं कि वहाँ पे और जगह भी होता होगा। हमने देखा है कि जो वुमेन हैं,
हमारे कल्चर में एटलीस्ट वहाँ पे वो बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट रोल, स्टेटस आप कहना चाह रहे हैं थोड़ा बेटर स्टेटस थोड़ा एलिवेट है। मतलब वो, हाँ, घर में एक बड़ी वो एक ओवर पावरिंग रहते हैं वो इन ए वे कि वो बहुत ज़्यादा आपको सामने नहीं आती हैं, लेकिन वो बहुत ही एक फोर्सफुल आइडेंटिटी होते हैं किसी भी घर में। तो मुझे ये लगता था कि ये एस्पेक्ट बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता है हिमाचल के बारे में, वैसे और फैमिलीज में भी होता होगा कि वुमेन ऑलवेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो वो सबकॉन्शियसली भी आया है और कहानी की ज़रूरतें भी ऐसी थी कि इसमें मुझे लगा कि वुमेन तो होनी चाहिए, वैसे भी हम बात करते हैं। और अपने आप से हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें एफर्ट्स नहीं किए हैं उनको प्रोजेक्ट करने की। वो कहानी ऐसी जुड़ती गई कि उसमें वो अपने आप ही, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी ऐसा ही है कि वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं और जिनका रोल रहा है, तो कहीं आई थिंक इसी वजह से वो उभर के आए हैं कैरेक्टर्स इसमें जो बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और इनफैक्ट जो कहानी के ट्विस्ट ऑन टर्न्स हैं उसमें उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, पर वो रहा है उसमें। तो आई थिंक सबकॉन्शियसली ये रहा है कहीं पे। आदित्य, ऐसा माना जाता है कि राइटिंग का जो प्रोसेस है पूरा, इट्स अ वेरी लोनली प्रोसेस। जो आप हम्म, जब करते हैं तो आप काफी अकेला होके करते हैं। बड़ा हम्म। क्रिएटिव प्रोसेस तो है ही है। तो क्या जो आपने बुक लिखी, कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सन इसने आपको बदला, या कुछ चेंजेस अपने आप में, या कुछ इस तरह के आप महसूस करते हैं? हाँ, ये मैं कहूँगा कि एक्चुअली लोनली प्रोसेस है जब आप बैठ के लिख रहे हैं, उस टाइम ये एंटायरली लोनली प्रोसेस होता है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन में हो। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट है जब आप लिख लेते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके क्लोज लोग हैं या आप जो रिएक्शंस हैं वो आपको रिएक्शंस मिलें, ताकि आप कहानी को उसी हिसाब से आगे बढ़ा पाएँ। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोसेस ने मुझे जो एक चेंज किया है वो मुझे ये समझ आ गया है कि कब मुझे कंपार्टमेंटलाइज होके लोनली रहना है, कब मुझे, जब प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व हूँ, कब मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो ये मुझे बहुत ही क्लैरिटी थोड़ी सी सामने आई है। पहले क्या होता था, मुझे लगता था कि आइडिया पूरा डिस्कस करना है, पूरी स्टोरी की स्टोरी डिस्कस करनी है, या कुछ पॉइंट्स है जो आपने डिस्कस करने हैं। तो इसने मुझे चेंज किया है। मुझे लगता है कि मुझे एज ए राइटर जब मैं शायद अगली किताब लिखूंगा तो उसमें मुझे ज़्यादा क्लैरिटी ये होगी कि मुझे अपने आप को पता है कि मैंने कब अपने आप को कौन से ढंग से कंपार्टमेंटलाइज करना है। तो ये चेंज तो डेफिनेटली एक आया है, और शायद इसी को मेच्योरिटी कहा जाता है मेरे ख्याल से एज ए राइटर। तो वो तो फर्क पड़ा है। आदित्य, और मैं एक बड़ा अहम जो मुद्दा जिसके बारे में बुक है उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये ड्रग्स के इश्यूज, जो अब नार्को टेररिज्म, अब तो इसको काफ़ी मतलब काफ़ी इसने सीरियस रूप भी ले लिया है। बिल्कुल। तो ये उस, ऑल्दो ये फील हम बोल सकते हैं कि फील गुड टाइप की भी स्टोरी है, लेकिन ये बहुत ही एक अब सीरियस भी है इन राइट। अनदर एट अनदर लेवल। हाँ। तो आप इसको जो ड्रग्स को, या क्या आपने इसको फर्स्ट हैंड देखा, ये कैसे इस तरह लिखने के लिए आप इस तरह इंस्पायर हुए, या कैसे मतलब आपने इसको देखते हैं कि अभी इस हमारी सोसाइटी को अब कुछ सालों हाँ। में चेंज किया है, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है, मैं कह रहा था कि कसौल वैली के बारे में एक जो जनरल इम्प्रेशन है, जो बाहर लोगों को लगता है कि वो, जो काफ़ी हद तक सही भी है, ऐसा नहीं है, गलत भी है, कि कसौल वैली आपको पता है कि उसके ऊपर एक गाँव है मलाना, जिसका एक अपनी हिस्टोरिक एक पूरी हिस्ट्री रही है, बिल्कुल। और मलाना क्रीम के लिए मशहूर रहा है। वहाँ पे कैनाबिस ग्रो होती है जो हाई क्वालिटी चरस है। तो एक बाहर के लोगों में एक बहुत एक उसको लेके एक क्यूरोसिटी है, ग्लैमर भी है, यंगस्टर्स में लोग जाते हैं। तो एक तो मुझे ये लगता है कि लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं ऐसा सब्जेक्ट लूँ जिसके बारे में लोगों को क्यूरोसिटी हो और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता भी ना हो। दूसरा ये था कि कसौल के बारे में वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो और तरह से भी अपना जीवन, लाइफ अर्न कर रहे हैं, जैसे बहुत से ऑर्चरिस्ट हैं, शॉल वीवर्स हैं, या टूरिज्म का भी। टूरिज्म का भी है, ट्रैकिंग का भी है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है जो क्लिक करके बहुत सामने उभर के आती है, वो ये है कि कसौल भी लाइक एनी अदर स्टेट, जैसे पंजाब में एक नशे की, आर्टिफिशियल ड्रग्स की बहुत ज़्यादा एक, सिंथेटिक ड्रग्स जिसे आप कह रहे सिंथेटिक ड्रग्स है हैं। जिनको आप कहते हैं, उसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। और ये सप्लाई हम सब लोग ही जानते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जो पंजाब में ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर से ज़्यादा जो बिल्कुल। बॉर्डरिंग एरिया है, वो जुड़ा हुआ है, जहाँ से इन्फिल्ट्रेट होते हैं और ये लोग आते हैं और सप्लाई करते हैं। तो मुझे एक ये भी लगता है कि ये जो ड्रग्स का जो ट्रेंड है कंजम्पशन का, वो हिमाचल में इवन कसौल वैली है जहाँ पे कैनाबिस ग्रो की जाती है, या मैजिक क्रीम के बारे में जो मशहूर है, वहाँ पे भी सिंथेटिक ड्रग्स की कंजम्पशन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है। तो मुझे ये लगा कि इस चेंजिंग ट्रेंड को लेके जो बहुत ही अलार्मिंग है, शायद कैनाबिस और उसकी क्रीम की, मैजिक क्रीम की कंजम्पशन कभी इतनी अलार्मिंग नहीं रही है जो अब ये हो गई है। और इसकी वजह से जो सोशो इकोनॉमिक चेंज वहाँ पे आया है, वो बहुत ही अपने आप में एक स्टार्क है, जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ही दिखता है सामने।
मैं आदित्य से आपसे पूछना, क्योंकि आपका कुछ जो जीवन का शुरू का बचपन का हिस्सा जो है आप कुल्लू हुँ, उधर बीता है, हाँ, और अभी भी आपका वहाँ से नाता तो है ही है। बिल्कुल। और आप ये बता रहे हैं कि मतलब ड्रग्स का जो है, मतलब ये ट्रेंड जो अब शुरू सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ और इस तरह से जाने लगे, और सोशल इकोनॉमिक भी हुँ, चेंजेस जो है, तो हुँ, आप कुछ बता पाएंगे जैसे जब आपका बचपन था तब से लेके अब तक, मतलब सोशल इकोनॉमिक क्या, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? तो ड्रग्स भी शुरू हो गई हैं, और हुँ, लोगों के जनरल वहाँ पे कुछ बदलाव जो इस तरह से आप देख समाज में महसूस करते हैं, हाँ, उसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा कुछ बता पाएँ अगर हाँ, जैसे? एक तो मैं ये कहूँगा कि एक मुझे जो हमेशा रहा है, क्योंकि मैं वहाँ से रहा हूँ, ऑब्वियसली आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपने जहाँ बचपन गुज़ारा होता है। आप मुझे वहाँ देख के जो सबसे पहले लगता है, जो आई थिंक किसी भी गाँव में जिसने या किसी पहाड़ी एरिया में किसी ने अपना जीवन अगर अपनी लाइफ स्पेंड की है चाइल्डहुड, तो जो एक चेंजेज़ आए हैं, वो सबसे पहले आपको बहुत ही हिट करता है अपने आप में। किसी भी गाँव में आप हिमाचल के या चाहे कसौल में चले जाएँ, या कहीं भी चले जाएँ, इंटरनेट ईज़िली अवेलेबल है। बिल्कुल, हालाँकि ये बिल्कुल। डेवलपमेंट का एक पॉज़िटिव हाँ, एस्पेक्ट ये है। भी रिसेंट ही डेवलपमेंट है, मुझे हाँ, 8-10 साल बिल्कुल। से ज़्यादा हुआ है। तो इन अ वे एक पॉज़िटिव चीज़ तो है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, जो मुझे कंसर्न करती है, या लाइक मेरे ग्रोइंग डॉटर है, आपके भी बच्चे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ी जीवन की बहुत सारी वाइटल चीज़ें जो हमने जी है पहाड़ी लाइफ़, ये लोग उस चीज़ के बारे में जानते तक भी नहीं है कि ये क्या मिस कर रहे हैं। वहाँ से दूरी की वजह से बाहर दूरी आए की हैं। वजह से या वहाँ भी जाएँ, तो अभी जो क्या है कि हमारी ज़िंदगी इवन पहाड़ों में भी सीमित हो गई है टेलीविज़न पे, या सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, ओटीटी हैं, या मोबाइल मतलब इंटरनेट है, आप ये सब कुछ दिख कहीं रहा कहना है। चाह रहे हैं कि इनोसेंस जो थी वो शायद वो खत्म हो रही है। बहुत ही कम हो गई है, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गई है, जो कि अगर आपने किताब पढ़ी है, तो आपको शायद ये इसमें नज़र आएगा कि उस एस्पेक्ट को मैं बार-बार टच करता नहीं, हूँ, बिल्कुल कि मैंने उस पढ़ी टाइम है, ठीक है। हाँ, नहीं मुझे पता है आपने पढ़ी है आपका, और इसमें जैसे आप एक वो इंटरेक्शन है कैरेक्टर की, नीलू कैरेक्टर है, उसके अपने फादर के साथ जो एक एक इंटरेक्शन है, वो कैसे नदी के बिल्कुल, किनारे जाते हैं, मछली पकड़ता है, वो करता है। वो उनके एक वीकेंड आउटिंग होती थी। वो हुआ तो करता था वो कुछ समय हाँ, पहले वो तो। हुआ करती थी। तो मैं चाहता था कि जो आज की जनरेशन है, ये बच्चे हैं, इनको भी ये समझ आए कि एक टाइम में पहाड़ी लाइफ किस तरह की हुआ करती थी। तो वो एक लिखने का, एक तो जो मैं आपको सोशल या ये पर्सनल फैमिली लाइफ में चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। या कहीं आप ये लगता है कि जैसे आप ये फिशिंग का एक बता रहे हैं, आज भी होती है, लेकिन एंगलिंग और टूरिज्म कहीं बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ हो गई है, लाइक जो एग्ज़ैक्टली, अच्छा भी है, ये एक एग्ज़ैक्टली। तरह से कि आपको पर लेकिन वो इनोसेंस और कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल, जो एक बिल्कुल। फैमिली ह्यूमन बॉन्डिंग वो जो थोड़ी दूर होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वो भी। कॉन्फ्लिक्ट है, मैं वही कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट हमेशा अच्छी होती है, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे आगे जा रही है, मतलब इट हैज़ टू स्टॉप, कहीं पे ये रुक जाए तो अच्छा रहता है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि बैलेंस कुछ क्रिएट हो। बैलेंस तो कहीं ना कहीं हमें रखना पड़ेगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। खासकर ये जो पहाड़ी एरियाज हैं या जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आउटसाइडर्स वहाँ आके सेटल हो रहे हैं, और कहीं पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, जैसे हम रेव बिल्कुल, पार्टीज हाँ, की बात करते हैं, कल्चर। या फॉरेनर सेटल हो रहे हैं। हम एक एक्सटेंट के बाद आई थिंक कहीं ना कहीं पे एक फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो आएंगे, लेकिन और इस कहानी में भी आपने देखा होगा कि एक वो स्ट्रगल है वहाँ के लोकल विलेजर्स की, कि कैसे वो अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं पे ये ज़रूरी है कि हम कहीं न कहीं पे रुकें, और लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आए। जैसे हमारे इस पे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल भी है उसमें, और कुछ प्रोसेस भी मैंने कोशिश की है इसमें दिखाने की, कि कैसे आउटसाइडर्स इल्लीगल वे में कई बार वहाँ पे ज़मीन लेके भी वो कुछ कर रहे हैं, या कुछ इल्लीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनमें कोई बिल्कुल, नेक्सस भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक एक चेंज जो आ रहा है, वो मैंने इसमें बताने की कोशिश भी की है, और कहीं पे एक मैसेज देने की कोशिश है मेरी, जो कितनी कामयाब होती है वो अभी देखेंगे। तो इससे मतलब मैंने आपकी किताब भी पढ़ी, और वैसे भी अगर हम देखें भी तो वो जो चेंजेस जो आ रहे हैं, मतलब ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और ये हम्म, हुई है, लेकिन मतलब आप इससे ये लग रहा है कि उसकी कॉस्ट बड़ी, मतलब काफी देनी भी पड़ बिल्कुल रही है, बिल्कुल मतलब बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बहुत ही हैवी एक तो कॉस्ट है। जैसे आप ही की बात आप कर रहे हैं कि कल्चरल इन्वेजन एक है, राइट। क्योंकि वो इस तरह के जो एरिया है वो वैसे अपने आप में ही उनका कल्चर बड़ा रेयर, और रिच। वी कैन से इट्स है ना, हम्म, एग्जॉट रेयर मैं कहूँगा, बड़ा हाँ ही। और वो बिल्कुल, प्रोटेक्ट हेरिटेज है। हेरिटेज है, वो बचा बिल्कुल। के रखने लायक कल्चर है। वो हम्म, इन्वेड हो रहा है, और वैसे भी अगर वो विदेशी छोड़ें अपने देश से भी वो जाके बहुत ज्यादा उस कल्चर में एसिमिलेट नहीं होते हैं, और ज्यादा बिल्कुल। मतलब उसमें इन्वेड ही करेंगे, मतलब वो उससे ब्लेंड एग्जैक्टली। नहीं करते, क्योंकि राइट। जो लोकल वहां पे वो नेचर के साथ भी शायद मिलके चलते थे, ये आपकी बुक में भी, इसमें भी कुछ। हाँ, इसमें लेकिन अब वो मेंशन है। बिल्कुल उससे विपरीत जो है ना, ऑपोजिट काम, वो उसके बारे में आप थोड़ा सा जो हाँ आपने हाँ, देखा भी है, मतलब उसके बारे में बिल्कुल, थोड़ा। बिल्कुल। यही मैं, क्योंकि आपने किताब पढ़ी है तो मैं आपको
जो एक इसमें चैप्टर है जहाँ पे एक कैरेक्टर है, नीलू है, वो एक पुल के किनारे कहीं पे बैठ के वो टाइम याद कर रहा है बचपन का, जब उसको याद है कि वहाँ से वो बास्केट्स लेके, वुडन बास्केट्स लेके वुमेन वहाँ से जाया करती थी और उन्होंने सेब के वो रखे होते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में किल्टे कहा जाते हैं, वो कहीं पे वो कल्चर मिस कर रहा है अगर आपने देखा होगा, और उसको याद आ रहा है। और वहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं जो लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और वो चिप्स खा के कुछ पैकेट्स वहाँ पे खेल रहे हैं, जो कि आज की एक रियल सिचुएशन है, जो हमारे लिए, मेरे लिए, या इवन जो वहाँ के लोकल्स हैं, बहुत सारे लोकल्स के लिए एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है जिसको हम कहते हैं। तो वो मैंने इस कहानी के जरिए कहने की कोशिश की है और कहीं पे एक मैसेज भी देने की कोशिश की है आउटसाइडर्स के लिए कि हर जगह का एक कल्चर होता है, उस कल्चर को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ किसी तरह से छेड़छाड़ ना करें जो उसमें बाद में वहाँ के लोगों को किसी तरह से अफेंड करे। तो ये एक कोशिश मेरी रही है इसमें, ताकि इसीलिए मैंने बार बार इन चीज़ों को उभारा भी है और कहीं पे मैंने रेफरेंस भी दिया है, जैसे एक रेव पार्टी का रेफरेंस है इसमें, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, तो वो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं जो मेरे ख्याल से शायद उतने ही अट्रैक्टिव हों बाहर वालों को अगर पता चले। या जैसे एक इसमें एक जो डेटी का सीन है, एक देवता का सीन है, जो लोग वहाँ पे बो कर रहे हैं उस पर, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों में बहुत क्यूरोसिटी पैदा करती हैं। तो उन चीज़ों को भी मैंने उभार के लाने की कोशिश की है अपार्ट फ्रॉम कल्चरल विजन। आदित्य, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कि उसमें ना म्यूजिक के बारे में काफी कोई गाने वो अपने याद करते हैं, तो म्यूजिक क्योंकि पार्टी और वो है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको क्योंकि आप पहाड़ों में भी रहे तो म्यूजिक से कुछ आपको लगाव रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो कैरेक्टर देख के, कुछ संगीत से, तो क्या आप कोई गाते थे या कोई इंस्ट्रूमेंट, आपने कोई म्यूजिक से कुछ तरह का प्रेम रहा आपका कुछ? बिल्कुल, मैं कोई वो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेन नहीं हूँ, बट मुझे बचपन से म्यूज़िक का बड़ा शौक रहा है। मैं माउथ ऑर्गन बजाता था स्कूल टाइम से, और हमारे टाइम में उस टाइम बहुत सारे मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो नहीं होते थे, मतलब मैं बहुत पुराना साउंड कर रहा हूँ शायद नहीं जनरेशन के लिए, बट ये है कि उस टाइम में यही होता था कि हमारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे हमारे पास, लाइक गिटार तो बहुत कम लोगों अफोर्ड कर पाते थे उस टाइम, तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते थे। तो इसमें भी जो आपने बात की है वो कैरेक्टर्स है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। वो एक लोकल पॉप सिंगर है जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉप सिंगर मानता है और वो म्यूजिक भी प्ले करता है और बहुत ही रोमांटिक नेचर का दिखाया हुआ है उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं, जो हमने शुरू में भी बात की है कि हम सब लोगों के कैरेक्टर, उसमें वो जो कैरेक्टर है वो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो उससे इंस्पायर्ड है और उसी को लेके मैंने दिमाग में वही था। हालांकि वो फिर कहीं पे तुम्हें ये भी लगता है कि क्योंकि यंगस्टर्स हैं हमारे, वो लोग इन चीज़ों में बहुत उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो मैं, और इनफैक्ट ये पहाड़ों का भी ये कल्चर आजकल हो गया है कि वहाँ पे लोकल सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर आपको होगा छोटे छोटे गांव में अपने अपने सेलिब्रिटीज होते हैं जो मशहूर होते हैं और सोशल मीडिया में वो अब बहुत पॉपुलराइज हो गए हैं। तो कहीं पे ये मेरे माइंड में था और अपना जो म्यूजिक का इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो ये एक फ्लो में कहानी आई थिंक जुड़ती जाती है और तुम उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो विच आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो वो प्लॉट में जुड़ गई और आई थिंक वो अच्छे से ली जा रही है। आई थिंक बहुत लोगों को अपील कर रहे हैं वो सीक्वेंसेस, शायद आपने भी पढ़ा होगा उसको। तो आई थिंक कहीं वो बचपन का जो म्यूजिक का इंटरेस्ट था और वो इसमें जुड़ गया साथ में कहीं पे। आदित्य, आप हमारे पास आए, आज साथ आए और बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू तनवीर, मज़ा आया आपसे बात करके, आपसे सवालों का जवाब देके। हाय ऑन, मैं सभी अपने जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे कहूँगा कि हाय ऑन को ज़रूर पढ़ें। ये मिस्ट्री, एक मर्डर थ्रिलर बुक है, जो थ्रिलर मिस्ट्री लवर्स उनके लिए इट्स अ मस्ट रीड। ये बुक आपको हिल्स के कल्चर के बारे में बताएगी, ड्रग्स जैसे सेंसिटिव इशू के बारे में बताएगी, और मिस्ट्री लवर जो थ्रिलर का जो मज़ा है वो इस बुक में है। आपको बिल्कुल ज़बरदस्त प्लॉट मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि इट्स अ मस्ट रीड फॉर मिस्ट्री लवर, ये ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।